नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। महाराष्ट्र सरकार ने सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर और विराट कोहली समेत अन्य सितारों द्वारा किए गए ट्वीट की जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठने के बाद कई भारतीय सेलिब्रिटीज ने जवाब दिया था। महाराष्ट्र कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि इंटरनेशनल पॉप सिंगर रिहाना के ट्वीट के बाद सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, विराट कोहली और अक्षय कुमार समेत कई भारतीय सितारों ने ट्वीट किए, जिनमें कई शब्द कॉमन थे। कांग्रेस का कहना था कि इन सभी सितारों ने दबाव में ट्वीट किए थे, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर ट्वीट किया था और कहा था कि हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके बाद पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और मिया खलीफा समेत कई अंतर्राष्ट्रीय सितारों ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया और भारत की छवि खराब करने की कोशिश की। पूरे देश भर में लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा है और जनता भी जान रही है। संवैधानिक संस्थाएं दबाव में हैं, मीडिया दबाव में है, विपक्ष की सरकारें दबाव में हैं और जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको दबाने की कोशिश होती है। राष्ट्रीय एजेंसियां आती हैं और जिस तरह से किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, गए 70 दिनों से भी ज़्यादा समय हो चुका है, 170 लोगों ने अपनी शहादत दी है। ऐसे वक्त में जो अलोकतांत्रिक तरीका अपनाया गया है मोदी सरकार की तरफ से, वो भी दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर यह अहंकारी सरकार इसको दबाने की कोशिश करी, इसको बदनाम करने की कोशिश करी है इस आंदोलन को, और इसी वजह से विश्व स्तर में हमारी जो प्रतिमा है देश की कि एक आदर्श लोकशाही है, एक बहुत बड़ी लोकशाही, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और गांधी जी का देश है। और ये जो भारत जो आदर्श तैयार करता है उसका अमल पूरे विश्व में होता है। तो निश्चित तौर पर चिंता जो है पूरे विश्व स्तर में जताई जा रही है और ऐसे कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो ट्वीट कर रहे थे, अपनी चिंता जता रहे थे। अपेक्षा ये रहती है कि ऐसे अगर ट्वीट कोई व्यक्तिगत स्तर पर हो तो सरकार उसको दखल लेने की आवश्यकता नहीं रहती, उसका कॉग्निजेंस लेने की आवश्यकता। लेकिन यहाँ तो एक ट्वीट रिहाना ने किया क्या तो पूरी सरकार हरकत में आई और बाकायदा उसके बाद में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो ट्वीट करती है वो हमने पहली बार देखा। दूसरी ओर उसके बाद में कुछ सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स जो आए तो कोई व्यक्तिगत स्तर पर कोई टिप्पणी देता है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने भारत रत्न लता मंगेशकर जी और सचिन तेंदुलकर के देश हित के ट्वीट की भी हम तहकीकात करेंगे, इस प्रकार की ओछी और घिनौनी बात की है। मेरे को प्रश्न सामने आया है, कोरोना अनिल देशमुख जी को हुआ है या उनके ब्रेन को हुआ है? राजनीति के लिए और द्वेष और मत्सर से इस प्रकार की घिनौनी बात ये राज्य सरकार कर रही है। महाराष्ट्र की जनता आने वाले दिन में ये महाराष्ट्र के और पूरे देश के आइकॉन के खिलाफ इस प्रकार की बात करने के लिए सबक सिखाएगी। विदेश के कुछ लोग षड्यंत्र के तहत मां भारती को बदनाम करने का दुस्साहस कर रहे हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस दल उनके समर्थन में खड़ी होते हुए प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है और इन्हीं कांग्रेस नेताओं की मांग को लेकर अब महाराष्ट्र की सरकार ने फैसला किया है कि लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, इनके ट्वीट की वे अब जांच करेंगे। अब इस उम्र में लता दीदी के ट्वीट की महाराष्ट्र की सरकार जांच करेगी। लता दीदी, सचिन तेंदुलकर, इनका कहना कि भारत अपनी एकता को अखंड रखते हुए सारे विश्व को अपनी एकता का परिचय दे, यह ट्वीट करना क्या अपराध है? मां भारती के साथ खड़े होना क्या अपराध है? किस बात की जांच करेगी महाराष्ट्र की सरकार? कांग्रेस के नेता इस बात को कब समझेंगे कि दल के ऊपर सर्वोपरि देश पहला होता है? कांग्रेस नेताओं ने और महाराष्ट्र सरकार ने भारत रत्न लता दीदी और सचिन तेंदुलकर का अपमान किया है। वे उनकी हाथ जोड़ करके माफी मांगे और ये जो दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया है उसे तुरंत वापस। इस मसले पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की। मैं स्वयं ही निकला हूं। मैं इस अवसर पर आप सभी नागरिकों को हृदय से
बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि यहां के लोग तो बधाई के पात्र इसलिए भी हैं कि उन लोगों ने विकास अपनी आंखों से होते हुए देखा होगा। आज से 2 साल पहले यहां पर क्या था, खेत रहे होंगे, गड्ढे रहे होंगे, और आज इतना अच्छा हाईवे देखने को मिल रहा है जो कभी दिल्ली मुंबई में दिखता था, आज वह आपके गांव में भी देखने को मिल रहा है। यही विकास को लेकर के आएगा। आपकी लखनऊ की कनेक्टिविटी को बहुत आसान कर देगा, दिल्ली की कनेक्टिविटी को बहुत आसान कर देगा। अब यहां से आप निकलेंगे दिल्ली के 4 से 5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। इतना आसान आपका मार्ग होगा, और इस आसानी को ही आगे बढ़ाने के लिए हम सब आपके बीच आए हैं। औद्योगिक निवेश के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रशासन को स्थलों को चिन्हित करने और फिर उसके बारे में आगे कार्य योजना बनाने के लिए कहा है। आप सबका सकारात्मक सहयोग इस दिशा से आगे बढ़े, इसी विश्वास के साथ आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं एक बार फिर से अपने जो जनप्रतिनिधिगण हैं, विधायकगण हैं, इन सबको हृदय से इस परियोजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए उन्हें बधाई भी देता हूँ, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ, और आप सभी नागरिक बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आपने देखी। चलिए अब अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं, और मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सचिन तेंदुलकर समेत तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं उनके ट्वीट की जांच की जाएगी। उन्होंने कृषि कानून को लेकर ट्वीट किया था, और अब उनके ट्वीट की जांच के आदेश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पारित किए गए हैं। इस मसले पर चर्चा के लिए समय 2 मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आपको रूबरू करवा देते हैं उन मेहमानों से। प्रीति दुबे जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, इसके अलावा आशीष कोटारिया जी कांग्रेस से पक्ष रखेंगे। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। आशीष जी, पहले आपके पास आना चाहेंगे। कांग्रेस की शिकायत पर महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है, और फैसला इतना बड़ा कि अब तमाम सेलिब्रिटीज के ट्वीट की जांच की जाएगी। आप लोग वैसे लोकतंत्र को खतरा बताते हैं, लेकिन अब अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कोई ट्वीट कर रहा है तो उसकी जांच करेगी महाराष्ट्र सरकार। देखिए पल्लवी जी, सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद, किंतु प्रश्न ये उठ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत देश के सभी नागरिक को अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी प्राप्त है, किंतु आप देखिए कि जब ट्वीट किए गए तो ये ट्वीट एक समय पर, एक समान तौर पर, एक समान कंटेंट पर ट्वीट किए गए। क्यों अलग अलग समय पर नहीं किए गए? इसीलिए महाराष्ट्र के हमारे जो कांग्रेस के सचिव है सचिन सावंत जी, उन्होंने मांग की है कि हमें संदेह है इनके ऊपर, क्योंकि किसी न किसी ने तरीके से इन लोगों को सरकार के द्वारा प्रेशराइज किया गया है कि जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्रेटा थनबर्ग और रेहाना ट्वीट कर रही थी देश के किसान आंदोलन पर, तो एक तरीके से भारत में भी देश के सेलिब्रिटी को सोशल मीडिया के द्वारा एडवोकेसी के माध्यम से उनके प्रतिक्रिया दी जाए। आप देखिए, जब देश के किसान आंदोलन हो रहा था, अन्नदाता शहीद हो रहा था, तब तो एक भी सेलिब्रिटीज का ट्वीट नहीं आया, एक भी सब मुखदर्शक की भूमिका निभा रहे थे। और अब अचानक से जब ग्रेटा थनबर्ग और रेहाना ने ट्वीट किया तो उसके प्रत्युत्तर के तौर पर एक समान तौर पर, समान कंटेंट और समान समय पर ट्वीट कर रहे हैं। क्या यह संदेहास्पद परिस्थितियों को जन्म नहीं देता? इसीलिए हमें संदेह है कि किसी न किसी तरीके से हमारे देश के भारत रत्न से सम्मानित इन बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का भारत सरकार के द्वारा प्रेशराइज किया गया, और एक तरीके से पूरा सोशल मीडिया एडवोकेसी की कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की गई कि भारत को भी समर्थन मिलना चाहिए, जबकि ये तो भारत रत्न से सम्मानित है। और शरद पवार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सेलिब्रिटियों को ध्यान रखना चाहिए किसान आंदोलन पर बोलने से पूर्व। पल्लवी जी, यदि ये सेलिब्रिटी इतने ही देश के किसान के हितैषी होते तो किसान आंदोलन के दौरान अपनी टिप्पणी करते, किसान आंदोलन की शहादतों पर, जो किसानों ने शहादत दी है उन पर टिप्पणी करते। किंतु क्यों जब विदेशी महिलाओं ने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो फेमस है उन लोगों ने जब प्रतिक्रिया दी तो इनके प्रत्युत्तर के तौर पर इन्होंने टिप्पणी की। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है कांग्रेस की मांग पर कि कहीं ना कहीं तौर पर इन बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का सरकार एडवोकेसी करने के लिए प्रयास कर रही है। और अभिव्यक्ति की आजादी की बात आई तो आजादी की बात तो सबके पास है ना। आपने अभिव्यक्ति, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रश्न उठाया, तो क्या देश के किसान के पास नहीं है जो पिछले 74 दिनों से देश के दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहा है? तब तो वहां सरकार पुलिस फोर्स का प्रयोग करती है, ऑटोनोमस एजेंसियों का प्रयोग करती है कि जो भी सरकार के विरुद्ध बोले उनको दबा दिया जाए और देश के किसान आंदोलन को कमजोर किया जाए। इसलिए हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी सेलिब्रिटियों का सम्मान करती है, किंतु कहीं ना कहीं तौर पर हमें संदेह है कि उनका सरकार मिसयूज कर रही है,
उनकी जो प्रतिक्रिया आ रही है वो तुरंत एक संदेहास्पद जन को परिस्थिति कर रही है। और पल्लवी जी, आप उन ट्वीट को देखिए एक बार, आपको मालूम होगा कि सेम कंटेंट है। और दूसरी बात, बीजेपी के लीडरों को उसमें टैग किया गया है। क्यों टैग किया गया बीजेपी के लीडरों को, जबकि उनका तो निजी मामला था? तो ये कहीं ना कहीं तौर पर संदेहास्पद परिस्थितियों को जन्म देता है। इसलिए महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि जल्द से जल्द जांच की जाए, जांच निष्पक्ष हो और इनके उदाहरण और इनकी फल भी आपके सामने आएगा कि क्या वास्तविकता थी। ठीक है प्रीति जी, आपके पास आना चाहेंगे। क्या बीजेपी नेताओं और सरकार के दबाव में आ गए सेलिब्रिटीज, इसलिए इस तरीके के ट्वीट किए गए? भारत का नागरिक सचिन भारत के नागरिक है और लता मंगेशकर जी भी भारत की नागरिक है, अक्षय कुमार भी भारत के नागरिक है। मैं बोलती हूँ कि भारत के नागरिक होने के बाद में भी क्या हमें भारत में अपनी अभिव्यक्ति करने की आजादी नहीं है? मैं बोलती हूँ कि मियां खलीफा को भारत के बारे में क्या पता है, आप इसके बाद में रेहाना को भारत के बारे में क्या पता है? तब आप लोगों ने कभी इनकी बात नहीं की। मैं बोलती हूँ कि महाराष्ट्र शासन जब भी कभी भी ये चीजों में, आज हमारे सेलिब्रिटी आज इतनी धरोहर है, आज हमारे भारत के धरोहर को इन लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या महाराष्ट्र को शर्म नहीं आ रही? क्या उद्धव ठाकरे जी को शर्म नहीं आ रही है? क्या उनके बाद में इनके गृह मंत्री जी को शर्म नहीं आ रही है कि आज हम हमारी भारतीयता को क्वेश्चन कर रहे हैं? अगर इन्होंने बात की कि हमारे राष्ट्र को अखंड रहना है, हमारे राष्ट्र को बाहरी ताकतें तोड़ नहीं सकती हैं, उसमें गलत क्या है? क्या कोई अभिव्यक्ति में आज स्वरा भास्कर जैसी लेडी कुछ न कुछ बकवास करती रहती है, तब महाराष्ट्र शासन का ये ईगो नहीं आगे आता है? तब उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया। आज अचानक से इनको याद आ गया कृषि बिल। हम कहते हैं कि भारत के किसान है ना, तो भारत के किसानों के बारे में अभिव्यक्ति की आजादी के कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं देता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप हर चीज को बार बार यही बोलते हैं कि मोदी सरकार के इससे हो रहा है। मैं बोल रही हूँ महाराष्ट्र सरकार में क्या हो रहा है? आज पालघर में एक जो सैनिक है उसका दहन हो जाता है, उसके बारे में कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। क्यों नहीं उठ रहा है क्वेश्चन? 3-4 दिन हो गए उस चीज को, आज तक महाराष्ट्र सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन जब भी ये चीजें होती, आज हमारे धरोहर को आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया है, तो क्या आपको शर्म नहीं आई? आप महाराष्ट्रीयन नहीं है? हम महाराष्ट्र की धरती पे पैदा नहीं है। सचिन तेंदुलकर कहाँ पैदा हुए थे? विदेश में तो पैदा हुए नहीं थे। बोलिए आशीष जी, इसमें गलत क्या है? अगर कोई किसी के पक्ष में समर्थन कर रहा है, किसी का समर्थन दे रहा है, उसके पक्ष में ट्वीट कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? और आप कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या किसानों को नहीं है? किसानों को है, तभी तो 74 दिन से धरना लगाकर वो बैठे हुए हैं सर। वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया था सुरक्षा के मद्देनजर। आवाज दबाने की अगर बात होती तो अब तक ये धरना समाप्त हो चुका होता। ये बात आप भी भली भांति जानते हैं। धरना समाप्त हो चुका था, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर है। किंतु ये तो देश के अन्नदाताओं ने 26 जनवरी के बाद समर्थन दिया, इसलिए आज देश का आंदोलन सशक्त तौर पर खड़ा है। बाकी ये पूरी सरकार की मिलीभगत थी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। और जहां तक बात आई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान करता है। किंतु प्रश्न ये खड़ा होता है कि एक ही समय पर एक ही तरह का, एक ही प्रकार का, एक ही कंटेंट का ट्वीट विभिन्न और भिन्न भिन्न व्यक्तियों के माध्यम से किस प्रकार आ सकता है? और भाजपा के नेताओं को क्यों टैग किया गया? और इन्होंने बताया कि विदेशी व्यक्तियों को, लोकप्रिय व्यक्तियों को क्या भारतीय संस्कृति का ज्ञान? तो मैं ये उनको प्रश्न पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी फिर यूएस के हसन में जाकर ये क्यों बताकर आए कि अब की बार ट्रंप की सरकार, क्या है देश के मुखिया, देश के राष्ट्राध्यक्ष को यह शोभा देता है कि अन्य देशों में जाकर वहां की सरकार की पैरवी करें? और दूसरी बात, जब देश ने अमेरिका के कैपिटोल में जो घटना घटित हुई, जो हिंसा की घटना हुई, उसके ऊपर यदि हमें टिप्पणी करने का अधिकार प्राप्त है, तो क्या अन्य देश के व्यक्तियों को देश के अन्नदाताओं के समर्थन में टिप्पणी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है? ग्रेटा थनबर्ग जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण विधेयक काफी प्रचलित है देश के मध्य, क्या उनको अधिकार नहीं है? ये लोग एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी थियरी गढ़ रहे कि कहीं ना कहीं तौर पर देश के बड़े बड़े लोगों को एकत्रित किया जाए, इनको देश के किसानों के खिलाफ खड़ा किया जाए। और पल्लवी जी, आज प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में अपना अभिभाषण दे रहे थे। अभिभाषण में बात बताई कि हमें तो एफडीआई लाने की जरूरत है, लेकिन विदेशी से एफडीआई, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी आ रही है। मतलब ये विदेशियों को क्या देश की अखंडता को तार-तार करने वाली बात बता रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। पूरे अभिभाषण में एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं बताया कि देश का जो कानून लाए गए, 3 काले कानून, ये किस तरीके से देश के किसान के हितार्थ में,
बस आंदोलनकारियों को बताया गया, आंदोलनजीवी इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया, किंतु लाभ नहीं गिनाए। इस सरकार के पास लेबर के डाटा नहीं है, किसान के डाटा नहीं है, कानून के लाभ गिनवाने के लिए प्रवक्ता नहीं है, तो किस प्रकार से हितैषी हो सकते हैं। और हमारी मांग में पुनः आपको दोहराता हूं कि हमने केवल संदेह किया है कि कहीं ना कहीं तौर पर इन सेलिब्रिटियों को प्रेशराइज, दबाव में तो नहीं इनको ट्वीट करने के लिए मजबूर किया गया। यदि ये हुआ है तो जो इसके लिए जिम्मेदार और दायित्व होगा उसको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए इसके ऊपर। यह हमारी मांग है कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, आपको लग रहा है कि दबाव में, मुझे अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सर दबाव सरकार का, आप बोल रहे हैं कि सरकार का दबाव है, तो जांच किस पर कर रहे हैं आप? आपका विरोध किसके लिए, इन सेलिब्रिटी के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ है? विरोध सरकार के विरुद्ध है, इसलिए तो जब सरकार के विरुद्ध में, एक सेकंड सर, मैं यही समझना चाह रही थी कि जब आप सरकार के खिलाफ है तो सचिन तेंदुलकर के पुतले क्यों जलाए जा रहे हैं, उनके पुतलों पर काले क्यों पोती जा रही है? ये तो साफ तौर पर दिखा रहा है ना कि सचिन तेंदुलकर का विरोध कर रहे हैं आप, सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। आपको सरकार का विरोध करना चाहिए ना। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह इन सेलिब्रिटीज के पुतले क्यों जलाते फिर रहे हैं? पल्लवी जी, अभी भी हमने सस्पेक्ट किया है, जांच हुई नहीं है। एक बार जांच हो जाए तो मामला पता चले कि क्या वास्तविकता में केवल संदेह किया है। तो संदेह के आधार पर आप किसी के पुतले पर कालिख पोत देंगे, संदेह के आधार पर आप पुतला जला देंगे, संदेह के आधार पर आप पूरे देश में प्रदर्शन कर देंगे। पल्लवी जी, संदेह की संभावना है, क्योंकि मुझे बताइए कौन सा ऐसा अभिनेता है जो अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में रहते एक समय पर एक कंटेंट का बीजेपी के नेताओं को टेक करके और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हैशटैग में जुड़ते। इस प्रकार का समय कहां से आ गया? और लता मंगेशकर जी, जिन्होंने कभी ट्वीट नहीं किया और अचानक से उनका ट्वीट आ जाता है, ये क्या दर्शाता है? क्या इन लोगों को सरकार प्रेशराइज कर रही है? ये हमारे देश के सम्मानित सेलिब्रिटी है जो लोकप्रियता है, इन्होंने मेहनत करके प्राप्त की है, और आज आपको इनको एक पूरी तरीके से क्या कहते हैं, सोशल तौर पर प्रेशराइज कर रहे हैं और देश को लेकर अखंडता की बात करते हैं। ऐसे देश से अखंडता नहीं आएगी। इन्होंने देश की अखंडता की बात की। यदि देश को अखंड रखना है तो चीन के विरुद्ध एग्रेसिव पॉलिसी आत्मसात कीजिए, डिफेंस के बजट को राइज कीजिए, देश के किसानों के बजट को राइज कीजिए, ना कि इस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाइए। ठीक है, प्रीति दुबे जी, क्या कह दिया आपने इन सेलिब्रिटीज से कि आपको पाकिस्तान भेज देंगे अगर समर्थन में ट्वीट नहीं किया तो, या फिर चाइना जाना पड़ेगा? किस तरीके का दबाव बनाया गया है? आज मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि महाराष्ट्र सरकार एक तरीके से पूरे हमारे भारत में महाराष्ट्र एक अलग सा एक कंपार्टमेंट दिख रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर हम बोलेंगे तो हमारे को बाहर भेज दिया जाएगा। मैंने बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति आज सचिन तेंदुलकर की क्या यहाँ पे टैक्स पे नहीं करते हैं, क्या लता मंगेशकर यहाँ पे टैक्स पे नहीं करती है, वो टैक्स पे करती है, तो उनके टैक्सों की वजह से ही आज किसान यहाँ पे हमारे जो अन्नदाता, ये जो कांग्रेसी बात किए चले जा रहे हैं अन्नदाता, मैं ये पूछ रही हूँ, उससे पहले किसानों की आपकी चिंता नहीं होती थी? जब आपके राज्य में वहां पे मरे, यहाँ पे आत्महत्या कर लेते तब आपकी चिंता नहीं होती थी? आज अचानक से आपको चिंता होने लगी जब उसके अंदर खालिस्तानी का पूरा आपका पूरा इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद भी आपने आंखें बंद कर रखी हुई है, और उसके बाद में भी आप हमारी संस्कृति को जिन्होंने पूरे वर्ल्ड मैप पे लेके गए हैं, आज हमारी धरोहर को आप क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने, महाराष्ट्र सरकार ने उनसे माफी मांगनी चाहिए। आप खुद काले पुतले उनके जला रहे हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी सेलिब्रिटी होंगे जिन्होंने मेहनत से अपना नाम कमाया, जिन्होंने मेहनत से अपना सम्मान कमाया है, आप लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? आज उद्धव ठाकरे जी या उद्धव ठाकरे जी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है, अपनी कौन सी व्यक्तिगत ऐसी उनकी एबिलिटी है कि जिसकी वजह से हम उनका सम्मान करें? आज आप लता मंगेशकर जी को क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में नाइटिंगेल के नाम से वो फेमस है। आप ग्रेटा थनबर्ग की बात के चले जा रहे हैं, रिहाना की बात के जा रहे हैं। हमारी लता मंगेशकर किसी से कम नहीं है। हमारे सचिन तेंदुलकर पूरे वर्ल्ड में गिने जाते हैं, पूजे जाते हैं। आप उनके ऊपर पुतले चला रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, आज ये लोग भारत नहीं रह रहे हैं, तो क्या भारत के किसी इश्यू के लिए वो पेनफुल नहीं हो सकते? क्या इन लोगों ने अपने आप में संपर्क नहीं किया होगा? क्या किसान आंदोलन पूरे टाइम मीडिया में नहीं चल रहा है? अगर इन लोगों ने अपना कॉन्शियस जवाब दिया होगा तो इन्होंने ट्वीट किया होगा। इस पे इतनी बड़ी बात क्या हो गई है? आप जाके उनसे बात भी तो कर सकते हैं। आपने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। ये क्या आप फतवा जारी करेगी महाराष्ट्र सरकार और हम फतवे पे काम करेंगे? बोलिए आशीष जी। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि सचिन तेंदुलकर भी टैक्स पे करते। मैं कहना चाहता हूं कि सचिन तेंदुलकर भी टैक्स पे करता है और देश का सामान्य नागरिक भी टैक्स पे करता है। दोनों को राजनीतिक तौर पर समान अधिकार मिले हुए,
और पल्लवी जी मुझे यह बताइए, इस देश के संविधान के प्रियम्बल में लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी नाम के शब्द लिखे गए। क्या आपको पिछले 5 वर्षों में दिखा है कि इनका पालन हो रहा है? लिबर्टी नहीं है, जस्टिस नहीं हो रहा है, इक्वालिटी तो है ही नहीं। और इन्होंने लोकतंत्र की बात की। मैं कहना चाहता हूं, इन्हों पढ़ लीजिए, अभी रिपोर्ट आई है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स की। जब मोदी जी ने 2014 में गद्दी संभाली तो भारत का स्थान पल्लवी जी 27वें क्रमांक पर था, और आज 2020 में भारत का स्थान 53वें क्रमांक पर चला गया है। क्या यह है हमारी लोकतांत्रिक का? जिस देश को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक समानता के माध्यम से और नेतृत्व के माध्यम से संजोया था, उसी पिरोए हुए संजोए हुए स्वप्न को आज ये सरकार तार तार करने में लगी हुई है। अन्नदाता को न्याय नहीं मिल रहा है। और उन्होंने कहीं मांग की बात कही। मैं कहना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में भाषण दे रहे थे और बोल रहे थे कि हर एक जगह पर जो राजनीति हो रही है किसान के आंदोलन पर, और कोई भी कानूनी दाव पेचों पर डिस्कस नहीं कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, तो 11 बार विज्ञान भवन क्यों बुलवाया? वहां आकर भारत सरकारी अधिकारी केवल और केवल कानूनी दांवपेची खेल रहे थे। देश के किसानों की मांग की 3 काले कानून। और पल्लवी जी, एक तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है कि पहले 26 जनवरी के बाद जब आंदोलन को कमजोर नहीं किया गया तो अलग तरीके से पूरा अलग प्रोपेगेंडा क्रिएट करो और आंदोलन को कमजोर करो। किंतु मैं कहना चाहता हूं कि यह आंदोलन कमजोर नहीं होगा। प्रीति जी, आप देख लीजिए 1907 के अजीत सिंह के आंदोलन को, 1917 ने महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह को, 1928 के सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारडोली सत्याग्रह को, कि जहां पे सरदार को उपाधि मिली सरदार की। ये देश के अन्नदाता का आंदोलन है, कमजोर नहीं होने वाला। इतिहास साक्षी है, जब जब आंदोलन हुआ है सरकारें झुकी है, किसान नहीं। आप देखिए, देश के अन्नदाता का विजय हुआ, और इस जांच में जो सत्यता बाहर आएगी उसको लेकर जो भी जिम्मेदार होगा उसके ऊपर कठोर से कठोर और दंडात्मक कार्रवाई की मांग करती है कांग्रेस पार्टी। बोलिए प्रीति जी। अब आज भी पल्लवी जी, मेरा बोलना ये है कि इन साहब को ये पता होना चाहिए, ये बार बार अन्नदाता किए चले जा रहे हैं। आज भी जो अन्नदाता है तो वो अपने खेतों में है। कहा वहां पे किसान कौन है, पहले आप उसको आइडेंटिफाई करिए। जब आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे तब आके राज्यसभा में आप सोचते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जैसा बंदा राज्यसभा में आके कोई बात बोलता है, आप उसकी भी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन करते हैं। कांग्रेस का क्या ऐसा कौन सा ऐसा वजूद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर तक को भी कोई एक सम्मान नहीं दे सकते हैं? और आप राज्यसभा, मैंने क्या बोला, ये पॉलिटिकल डिबेट होना चाहिए ना, तो पॉलिटिकल डिबेट राज्यसभा में पूरा मीडिया देखता है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया देखता है, वहां पे वो जवाब दे रहे हैं। उस जवाब से आप संतुष्ट होकर वहां पे बहस करिए। वहां पे बहस ना करके हम आम लोग इन चीजों को, हम आम लोगों ने, जो आम लोग इस चीज हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है उसके प्रति अगर हम जागरूक होते हैं तो उनके ऊपर हम एक्शन लेते हैं। आप मुझे बताइए कि महाराष्ट्र सरकार का ये एक्शन, ये इतना शर्मनाक एक्शन, क्या इसको हम सपोर्ट करेंगे? इसका अगर जब ऐसे सेलिब्रिटीज की आपने ये तरीके से आपने बना दिया है, इज्जत ऐसी दे दी है, तो आप सोचिए कॉमन आदमी तो अब जबान उठाने से भी घबराएगा ना साहब, कि कभी भी महाराष्ट्र में तो अब ये खलीफा वाला हिसाब किताब आने वाला है। अब तो हम तो यही सोचेंगे ना कि खलीफा आदेश चलाएगा और हमारे को वही चीज करना पड़ेगा। हम हमारे पास तो फतवा जारी हो जाएगा अब हमारे खिलाफ। तो आप ये सोचिए कि आप सरकार में हैं और सरकार में रहने के बाद में महाराष्ट्र सरकार में आप कांग्रेस जहां जहां पे है, आप कर क्या रहे हैं? आप इंटरनेशनल साजिशों को पूरी तरीके से हवा दे रहे हैं। तो क्या हमारी सरकार की ये जवाबदेही नहीं बनती है कि जो जितने भी इंटरनेशनल साजिशें हैं उनके तार कहाँ से जुड़े हैं, उनको नेशनल बूझ नहीं करेंगे हम? हमारी एजेंसियां उस पर काम नहीं कर रही है। जब महाराष्ट्र सरकार काम करी, जो महाराष्ट्र सरकार एक किसान केस को हैंडल ही नहीं कर पाई, संतों के केस को हैंडल ही नहीं कर पाई है। आज एक नौसेना का अधिकारी वहां पे पालघर में जला हुआ मिला, उसके ऊपर आप बात नहीं करेंगे। आप अन्नदाता कब आपने अन्नदाता की बात की? आपने तो अन्नदाता को भिखारी बना के रख दिया था। आपने उनके अकाउंट में खाली सब्सिडी दी थी, कभी अन्नदाता को आपने रिस्पेक्ट नहीं दिया, कभी आपने सम्मान नहीं दिया अन्नदाता को। और आज अन्नदाता की बात क्यों कर रहे हैं आप? बोलिए आशीष जी। देखिए, इन्होंने कहा कि ये कौन से अन्नदाता है। मैं कहना चाहता हूं पल्लवी जी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फार्मर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बड़ी स्पष्टता से भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश फार्मर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किसान तो वो किसान है, अन्नदाता है, आप उनका सम्मान करना सीखिए। और दूसरी बात कहा कि हमने किसानों को लूटा है। अरे मैं उनको प्रश्न के तौर पर उत्तर देना चाहता हूं कि हमने यदि किसानों को लूटा होता तो 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल पारित नहीं करते। हमने अगर किसानों को लूटा होता तो उनका कृषि ऋण माफ नहीं करते। सरकार आपकी है और आप किसानों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपकी सरकार किसान हितैषी होगी तो 2017 में अरुण जेटली पार्लियामेंट में नहीं कहते
कि हम देश के किसानों का कृषि ऋण माफ नहीं करते। आप प्रीति सुप्रीम जी। कोर्ट में शपथ पत्र दायर करके ये नहीं कहते कि हम यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य देंगे तो बाजार का मूल्य बिगड़ जाएगा। ये सारे के सारे, और निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री थी वो ब्लूमबर्ग न्यूज के कार्यक्रम में कहती है कि सरकार को सीएसीपी और एमएसपी यानी कि कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन जो कि एमएसपी को निर्धारित करती है उसको और एमएसपी को समाप्त कर दो और एमआरपी लाओ, किसानों की फसल की नीलामी कराओ। ये आपकी सरकार ने कहा है, हमारी सरकार ने नहीं कहा। और कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान किसानों के हितार्थ में कार्य होता था, किसान खुशहाली के तौर पर अपना आजीविका चलाता था। और आज भाजपा के शासन में, और पल्लवी जी मुझे बताइए, नीति आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी की रिपोर्ट आई है कि देश में केवल 6% किसानों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। और आप जब आपने 3 काले कानून पारित किए हैं तो जो 6% किसानों को प्राप्त होता था वो भी बंद हो गया। पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था के कारोबार को पूंजीपतियों के हाथों सुपुर्द करने का षड्यंत्र है कि देश की कृषि व्यवस्था को भी बेच दो। बजट में तो आपने एक तरीके से पूरा डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के नाम पे देश को बेच दिया है, अब देश की कृषि व्यवस्था को भी बेच दो। ये है इन लोगों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। बोलिए प्रीति जी। साहब, पहले तो मैंने ये बोला कि लोकसभा में हमारे कृषि मंत्री जी ने जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा था आपके कांग्रेसी सांसदों से कि भैया आप हमें ये बता दीजिए कि हमारे कृषि बिल में एक भी काला एक दाग दिखा दीजिए, तब आप लोग वहां पे बेशर्मी की तरह हंस रहे थे और उसके बाद में आपने जवाब नहीं दिया। अगर आपने लोकसभा में डिबेट करने या राज्यसभा में डिबेट करने की आप लोगों में ताकत नहीं है, आपको जनता ने चुन के वहां भेजा है और आपके सांसदों में जब उनका जवाब देने की ताकत नहीं है तो बैठ के आंदोलन खेल रहे हैं आप लोग गरीब जनता को उनके यहाँ से उनको डिविएट करके आप लोग वहां पे सड़कों में ठंडियों में बिठा रहे हैं। ये आपकी जवाबदेही है। आपको तो कहीं ना कहीं उनकी सेवा करनी चाहिए, कंबल बांटने चाहिए। आज वहां पे बच्चों और बुजुर्गों को आप लोग आपका ढाल बना रहे हैं, आप आंदोलन खेल रहे हैं, आप आंदोलन गेम खेल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने अभिव्यक्ति की आजादी सबको दी है। आज हमारे सिर पर बैठे हुए प्रधानमंत्री ने बोला है कि आज भैया हम पूरी तरीके से आपके साथ में डिबेट करने के लिए तैयार है, आप आइए हमारे साथ में बात करिए। आपको बात नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आपके पास में कोई सबूत है। आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का जस्टिस दिया, तब आपने उसका विरोध किया। क्यों किया था विरोध? अब ये हर चीज में आपको विरोध करना है, हर चीज में आपको आंदोलन करना है। क्यों? अब आपकी राजनीति अब तो चमकेगी ही नहीं। अब जहां जहां आपकी सरकार है सिर्फ वहीं पे ही राजनीति क्यों चमक रही है? आप मुझे बोलो यूपी में योगी सरकार की है, आप मेरे को बताएं आज यूपी पूरी तरीके से खुश है क्या? वहां के किसान नहीं है? मैंने सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड हमारी यूपी में है। हमारे यूपी में आप आके देखिए तो वहां के किसानों ने कहीं पे भी शिकायत होती है। आज महाराष्ट्र में कोई भी चीज की शिकायत करनी पड़ती है तो लोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी यहाँ पे ये बात होती है कि यूपी के मुख्यमंत्री को लेटर दिया जाता है। साहब अमरजीत सिंह जी ने अभी जाके लेटर दिया हुआ है। क्यों? अगर महाराष्ट्र की सरकार सुन रही होती है तो हमारे को यहाँ बैठ के महाराष्ट्र की प्रॉब्लम्स को यूपी की सरकार को क्यों देना पड़ रहा है? आप प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, आप मुख्यमंत्री तो पहले आप बात करिए कि मुख्यमंत्री तो अपना कार्य करे, प्राइम मिनिस्टर तो अपना जवाब दे रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा इसीलिए बनी हुई है, वहाँ आप लोगों के पास में जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचता है। आइए ना वहाँ पे जवाब दीजिए। कितनी बार हमारे कृषि मंत्री ने बोला, कितनी बार हमारे तब आप लोग क्यों चुप हो जाते हैं? आशीष कोठारिया जी, जिस तरह का कदम उठाया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, आपको लग रहा है कि आपको सहयोग मिल पाएगा, साथ मिल पाएगा इन सब चीजों में? देखिए पल्लवी जी, अवश्य सहयोग मिलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश के नेताओं के साथ खड़ी है। और दूसरी बार हम सेलिब्रिटी के विरुद्ध नहीं है, सेलिब्रिटी हमारे लिए सम्मानजनक है कि जिन्होंने भारत की लोकप्रियता का और देश का जो प्रचंड पूरा देश में प्रचलित किया है भारत की एकता को, इसके लिए हम उनका सम्मान करते हैं। किंतु प्रश्न ये उठ रहा है कि कहीं ना कहीं तौर पर उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। यदि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है तो किसके द्वारा किया जा रहा था और क्यों किया जा रहा था, इस बात की सत्यता सामने आनी चाहिए, क्योंकि जांच होनी चाहिए तभी होगा। और इन्होंने अभी प्रश्न उठाया पल्लवी जी कि कानूनी पेचीदगियों का आपके मालूम नहीं है। यदि मैडम हमें मालूम होता, इसीलिए हमें बात चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक बार कॉन्फ्रेंस की है। और मुझे यह बता दीजिए, जो पहला बिल है, जब आप मंडी की परिभाषा दे रहे थे तो मंडी की परिभाषा में एपीएमसी को क्यों शामिल नहीं किया? फार्मर्स प्रोड्यूस एंड कॉमर्स बिल की बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन 2M की। सेक्शन 2N में आपने जो ट्रेड एरियाज का डेफिनेशन में उसमें मंडियों को शामिल नहीं किया। जो लाइसेंस से युक्त व्यापारी है उसमें व्यापारियों को शामिल नहीं किया।
दूसरा बिल एग्रीमेंट का लाए, पूरे बिल में पल्लवी जी कहीं पर भी एमएसपी का शब्द नहीं लिखा हुआ है। और तीसरा बिल जो आप लाए, मिनिमम कमोडिटीज एक्ट का जो बिल लाए हैं, उस कमोडिटी एक्ट में जो अनाज भंडारण की क्षमता की, उसकी सीमा को आपने समाप्त कर दिया और इसी का परिणाम स्वरूप देश का फूड इन्फ्लेशन रेट 10% से अधिक चला गया। और ये आज हमें सिखा रहे कि कृषि व्यवस्था को किस तरीके से संभाला जाए। इनको पहले जरूरत है देश के 3 काले कानूनों को वापस लो, एमएसपी की कानूनी गारंटी प्रदान करो, तब जाके आप देश के किसान हितैषी माने जाओगे। ठीक है प्रीति जी, एक सवाल है मेरा आपसे, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम बीच में आकर क्यों आ जाता है? देखिए, जब गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम चीजें चल रही थी तब पुलिस के साथ बीजेपी विधायक भी वहां पर पहुंचे थे। अब वो समझाने गए थे, क्या करने गए थे, उसका आज तक किसी को पता नहीं लगा है। और अब सुनील शेट्टी जब ट्वीट कर रहे हैं तो भी बीजेपी नेता को उसके बीच में टैग किया जा रहा है। तो क्यों घुस जाते हैं बीजेपी नेता या बीजेपी के कार्यकर्ता हर जगह? जो राजनीति अपने आप आ जाती है और इस तरह के शक के दायरे में आप लोग आ जाते हैं। मैडम, ऐसा है कि राजनीति एक अलग चीज है। पहले तो हम भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के नाते हम सचिन तेंदुलकर के साथ में भी उठते बैठते हैं। हम इसके बाद में बाकी अलग सेलिब्रिटीज के साथ में भी उठते बैठते हैं। अगर इन्होंने कोई चीज की और उन्होंने टैग किया, मैंने क्या बोला कि एक इंसान होने के नाते क्या वहाँ पे अगर कोई चीज हमारे यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है तो क्या मैं वहाँ जा नहीं सकती हूँ? मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी की कार्यकर्ता होने के नाते एक इंसान भी तो है। अगर आज यहाँ पे कोई भी चीज हो रही है और वहां से वो चली जाते हैं तो वो बीजेपी के अंदर है। कांग्रेस के कार्यकर्ता या शिवसेना के कार्यकर्ता कहाँ कहाँ नहीं दिखते हैं, कहाँ कहाँ अपनी टांग नहीं लड़ाते हैं, वो उनसे पूछिए। आज आप दिल्ली में आपकी सरकार है, उसके बावजूद जो दिल्ली के दंगे हुए उसके अंदर उनका नाम आया, उसके बावजूद भी आपने उसके लिए कभी कोई आवाज उठाई? आपने आप कृषि बिल को पूरी तरीके से आप पन्ना पढ़ के आए हुए हैं और यहाँ पे डिबेट करेंगे। मैंने क्या बोला साहब, अगर आज हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सारे संसद चल रही है, अब संसद में ये चीजों का डिबेट होना चाहिए, तो उस पर डिबेट क्यों नहीं किया जाता है? जहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि आपकी जगह वहाँ पे है डिबेट करने की, आप वहाँ पे डिबेट क्यों नहीं करके, आपके जनप्रतिनिधि वहाँ पे डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हर चीज में क्वेश्चन क्यों पूछे चले जा रहे हैं? और मैं बोलती हूँ बीजेपी का मैं बोलती हूँ कि बीजेपी का हर नागरिक अपने आप में एक जिम्मेदार भारतीय है और वो भारतीय होने के नाते पूरे भारत में भ्रमण कर सकता है। आप उस पर रोक नहीं लगा सकते। कौन रोक लगा रहा है? प्रीति जी, वो तो सवाल कर रहे हैं कि एक ही समय पर सारे ट्वीट आते हैं और उसमें बीजेपी के नेताओं को भी टैग किया जाता है और सब जितने भी ट्वीट हैं उनमें लगभग सेम जो है लैंग्वेज का यूज किया गया है, तो उन्हें भी शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में करवाए गए हैं। हालांकि मैं आशीष जी से पहले भी ये सवाल कर चुकी हूँ कि सर, अगर आप सेलिब्रिटीज का इतना सम्मान करते हैं तो उनके क्यों पुतले जलाए जा रहे हैं, जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ प्रीति जी कि शक क्यों ना हो? जब एक जैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, सबको सेम सेम दिख रहा है, तो शक क्यों नहीं पैदा होगा? मैम, आप मुझे बताइए पल्लवी जी, क्या हम भारत में नहीं है? क्या हम एक दूसरे से टेलीफोन से बात नहीं करते? आज जो इतनी बड़ी क्राइसिस चल रही है, क्या हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं होंगे? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं होंगे? हम ट्वीट से हो सकते हैं, हम ईमेल से हो सकते हैं। अगर हमने किसी को टैग किया है, मैंने क्या बोला कि हो सकता है लता मंगेशकर सचिन तेंदुलकर की बात हुई हो कि भैया हमें इस चीज पे आवाज उठानी चाहिए, उन्होंने आवाज उठाई, उसमें गलत क्या है? वो सब एक ही फ्रंटल के हैं। अगर एक साथ उन्होंने किसी पार्टी में किसी मीटिंग में मिले होंगे या उन्होंने बातचीत की होगी, उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हमको करना चाहिए, उन्होंने अपना किया होगा, तो उसके ऊपर भी क्या मैं बोलती हूँ कि मुझे कब पार्टी करनी है या मुझे कब खाना खाना है या कब मुझे कोई ट्वीट करना है, ये सब मुझे सरकार से पूछना पड़ेगा। पल्लवी जी, आप मुझे ये बताइए, मैं आज अभी खाली हूँ, आपके साथ में डिबेट कर रही हूँ, आपने मुझे बताया कि आपको डिबेट पे आना है, तो क्या उसके लिए मुझे सरकार की परमिशन लगेगी? बिल्कुल, बोलिए आशीष जी। अगर पल्लवी जी यदि ये बात कर रही है पूछने की, तो मुझे ये बता दीजिए, तो फिर आप क्यों यूपी में कन्वर्जन लॉ लेकर आए? क्या एक देश के बेटी को या देश के लड़के को विवाह करने के लिए भी सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी? इसका उत्तर दे दीजिए मुझे, क्यों एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर वहां पर लाए? फिर आप मेरी बात का उत्तर दीजिए। अब दूसरी बात, इन्होंने बात बताई कि सब एक समान पर। पल्लवी जी, ये संदेह को जन्म देता है कि क्यों एक समय पर प्रश्न वही खड़ा उठता है। और इन्होंने घुमाई जिस तरीके से बात को प्रोपेगेंडा की कि प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में भाषण दे रहे, कांग्रेस के सांसद मूक दर्शक की अवस्था में बैठे थे। मैं उन्होंने पूछना चाहता हूं कि यदि आप यही बिल जून 2020 में जब लाए थे अध्यादेश के माध्यम से, तो क्यों उनको स्टैंडिंग कमेटी में आपने नहीं भेजा? आपने क्यों इस बिल को लाने से पूर्व विभिन्न और भांति प्रकार के किसान संगठनों और मजदूर संगठनों की अनुमति नहीं ली? आरटीआई में तो स्पष्टता हो चुकी है कि सरकार ने किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन नहीं है और प्रोपेगेंडा के माध्यम से पूरी तरीके से आंदोलन को खत्म किया जा रहा है। ये
तरीके से उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया। उत्तर प्रदेश में तो लोकतंत्र कहाँ है, वहां तो तानाशाही निरंतर तौर पर बरस रही है। जब देश के किसानों का जब गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं तो बिजली काट दी गई है, पानी बंद कर दिया गया है कि कहीं ना कहीं रूप से आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। तो इसके बाद का क्या प्रश्न है आपके पास कि एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी मां भारती की बात करना, किंतु पहले आप भारत को समझिए, भारत की एकता को समझिए कि पंडित नेहरू भारत को किस तरीके से परिभाषित करते थे। और आज आपने देश के लोकतंत्र को तार तार करने का जो षड्यंत्र रचा है, इस मंसूबे को सिद्ध करने में आपकी पार्टी कदापि सार्थक नहीं होगी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अभी भी अक्षुण्णता से देश के प्रत्येक व्यक्ति के साथ और उनके समर्थन में खड़ी हुई है। ठीक है प्रीति जी, देखिए वो तो लगातार यही बात कर रहे हैं कि हम देश के हर एक नागरिक के साथ खड़े हुए हैं और ये उनका फर्ज बनता है कि अगर कहीं कोई संदेह पैदा हो रहा है तो उसकी जांच करवाई जाए। हाँ, तो जब अब पता चल गया है कि किसान आंदोलन में 26 जनवरी पे जिन लोगों ने ये सारी तोड़फोड़ की थी उसके अंदर खालिस्तानी प्रोपेगेंडा इस्तेमाल था, तो उसके लिए इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या कांग्रेसियों का तब ये जागृत नहीं हुआ था? आज पूरी मीडिया में ग्रेटा थनबर्ग की आपका ट्वीट चल रहा है, तब आपने उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया। आप ये बात बताइए कि आप हमारे सम्मानित जो हमारे यहाँ पे ये विभूषण है उनके ऊपर आप क्वेश्चन उठा रहे हैं और ग्रेटा थनबर्ग के आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। आप बिल की चर्चा यहाँ करेंगे साहब कि जब आपको विरोधी पक्ष है, आप विरोधी पक्ष के नेता वहाँ पे जब हमारे लोकसभा और राज्यसभा में हमारे सरकार के लोग जब बात कर रहे होते हैं तो क्या वहाँ पे सांसद नहीं होते विरोधी पक्ष के? क्या वो डिबेट नहीं कर सकते हैं? क्यों? वहाँ पे डिबेट होना चाहिए ना। हर चीज की अपनी एक एक प्रभुता होती है, संप्रभुता होती है, उसको बरकरार रखना चाहिए। तो क्या हम यहाँ सड़कों पे आके वो डिबेट कराएंगे? आशीष जी, जब आज प्रधानमंत्री अपना संबोधन दे रहे थे राज्यसभा में तो कांग्रेस ने वॉकआउट क्यों कर दिया सर? तब तो वहां पर बैठकर बातें सुननी चाहिए थी और उन बातों का विरोध दर्ज करवाना चाहिए था। जब समय आता है बोलने का तो इस तरीके से वॉकआउट का कदम क्यों उठा लिया जाता है? और ऐसे ही हमने देखा था कि जब ध्वनि मत से पारित करवाया जा रहा था, कथित रूप से ध्वनि मत से पारित करवाया जा रहा था ये कानून, तब भी कई जो है राजनीतिक पार्टियों के लोग उठ के वॉकआउट करके चले गए थे। उसमें शिवसेना भी शामिल है जिनके साथ आप सरकार बनाकर बैठे हैं आज महाराष्ट्र में। पल्लवी जी, आपने स्पष्ट कहा कि वॉकआउट क्यों कर दिया। देखिए, वॉकआउट करने का कारण यही था कि जब प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में लोकसभा में कभी कभी बात करने आते हैं और बात करते हैं तो भी पूर्ण तरीके से तार्किक तौर पर बात करते हैं। आप पूरा भाषण सुने तो यही कहा कि एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी हावी हो रही है भारत पर, हमें इनके विरुद्ध लड़ना पड़ेगा। अरे भाई, कौन सी आइडियोलॉजी हावी हो रही है? आइडियोलॉजी तो आपकी हावी हो रही है। और वॉकआउट की बात आई तो वॉकआउट क्यों ना करे जब ये लोग विपक्ष को सुनने के लिए तैयार नहीं है। पल्लवी जी, इस बार इन लोगों ने, मुझे ये प्रश्न का उत्तर दीजिए, इन लोगों ने संसद का शीत सत्र, मानसून सत्र क्यों नहीं बुलाया? शीत सत्र बुलाया तो भी उनको एक तरीके से पूर्ण तरीके से कम समय में बंद कर दिया गया। किसान बिल पर चर्चा नहीं की गई और अब सरकार तैयार हुई है कि हम किसान बिलों पर चर्चा करेंगे, किसानों की बात सुनेंगे। अगर आपने यही बात पूर्व में सुन ली होती, कानून लाने से पूर्व में देश के अन्नदाताओं का सुझाव लिया होता और उनकी अनुमति से यदि पारित किया होता तो आज परिस्थिति का सृजन ही नहीं होता देश में, आज किसान आंदोलन नहीं होता। तो पहले एक तरीके से आंदोलन को जन्म दिया गया और अब सरकार आंदोलन को कमजोर करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में दिखावे के लिए डिस्कशन कर रही है। अरे भाई, कौन सा है? और इन्होंने बात कही कि कांग्रेस का नेता कोई बोल नहीं रहा है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि राज्यसभा का एक बार प्रोसीडिंग्स देख लीजिए। हमारे राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता दोनों ने इस बिल को लेकर और किसान को लेकर पूर्ण तरीके से भाषण दिया है। अच्छे से देश से किसान के समर्थन में बात रखी है और एक एक चीज को बड़ी बारीकी से और बड़ी सूक्ष्मता से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशीष जी, आपने दो बातें यहाँ पर कह दी सर। आपने पहले बोला कि शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया गया क्योंकि सरकार बात नहीं करना चाहती थी और अब सरकार बात करना चाहती है और सरकार कह रही है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं। तो इससे एक बात तो साफ हो गई है सर कि सरकार अब हठधर्मिता पर नहीं रही है, वो कहीं ना कहीं झुकने के लिए तैयार है, ठीक है। और दूसरी बात फिर आप कह रहे हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए लोकसभा और राज्यसभा में बात की जा रही है। जब सत्र नहीं बुलाया गया तो उस पर भी दिक्कत थी, अब सत्र बुलाकर जब बातचीत की जा रही है तो उस पर भी दिक्कत है कि दिखावे के लिए की जा रही है। क्या समझे हम? यदि पल्लवी जी, वास्तविकता तो यही है ना, इसको ही समझना पड़ेगा। यदि आप बताइए, शीत सत्र बुलाया नहीं गया, अब सत्र बुलाया है, बजट सत्र में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री भाषण दे रहे और सरकार कहते हैं किसान कानूनों पर चर्चा कर रहे क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बना है। और जब आंदोलन का जन्म दबाव हुआ बना है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? आशीष जी, अमेरिका तो समर्थन दे रहा है कि इससे बाजार मजबूत हो जाएंगे, दबाव किसका है?
नहीं पल्लवी जी, यदि अमेरिका समर्थन दे रहा है उसका मतलब ये नहीं, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी जो अभिभूतियां है, जो बड़े प्रचलित लोग हैं, जब इस पर ट्वीट कर रहे हैं तब सरकार ने दबाव बढ़ा ना। अब मुझे ये आपको बताइए, वाकई रेहाना में और लगता है ग्रेटा- आशीष जी, ग्रेटा थनबर्ग और रेहाना के ट्वीट से सरकार पर दबाव बन गया होगा? आपको सच में ये लगता है? जी पल्लवी जी, यदि दबाव नहीं बना होता तो मुझे बताइए क्यों इन पूरे सेलिब्रिटीज को कॉन्स्पिरेसी के और मीडिया एडवोकेसी के लिए खड़ा किया गया? क्यों भारत में बीजेपी, एबीवीपी, आरएसएस पूरी तरीके से ट्विटर वॉर खड़ा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल अफेयर्स भी प्रोपोगेंडा और हैशटैग में जुड़ गई क्योंकि सरकार पर दबाव आया था, इसलिए तो सरकार ने प्रतिक्रिया दी। और अब निरंतर जब वो लोग समर्थन कर रहे हैं किसान आंदोलन का, और देश में पल्लवी जी मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 महीने पूर्व जो देश में किसान आंदोलन की परिस्थिति थी और आज की परिस्थिति में बहुत ही भिन्नता है, क्योंकि आज देश के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक क्षेत्रों में, प्रत्येक शहरों में देश का अन्नदाता आंदोलन को लेकर जागरूक हो चुका है। आज प्रत्येक देश के प्रांतों में बड़े बड़े तौर पर महापंचायत आयोजित हो रही है। ये दर्शाता है, ये इंगित करता है कि आज देश का आंदोलन अन्नदाता के समक्ष खड़ा है। और सरकार पल्लवी जी इसीलिए इस बार झुकी है क्योंकि बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, असम में चुनाव है। ये एक तरीके से पूरा दिखावा कर रहे हैं। बाकी देश का अन्नदाता तब तक सिंघू, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर से नहीं हटेगा जब तक काले कानून को समाप्त, हम संशोधन को स्वीकार नहीं करेंगे। कानून को रद्द करो, समाप्त करो, एमएसपी की कानूनी गारंटी दो। ठीक है प्रीति जी, आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी मैं इस पूरे मसले पर। ये बोलना चाहती हूँ पल्लवी जी, पहले इनसे ये पूछिए कि आपको सरकार से समाधान चाहिए। समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक ऑर्डर दिया था कि आप मीडिएशन के लिए हम एक टीम बना लेते हैं। अगर हमने एक कमेटी बना लेते हैं, कमेटी बना के हम एक तरीके से हम अपने भारत की अखंडता को प्रोटेक्ट करते हुए हम बातचीत करेंगे, और सरकार हर बातचीत के लिए तैयार है। हर बातचीत के बावजूद भी कांग्रेस का एक ही सुर अलाप रहता है। जैसे ही अब आप ये बताइए कि रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग से हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। आपने तो खुद ही अपनी साजिशों के ऊपर, आप किस साजिशों के साथ में हैं, आपने उसको बता दिया कि आप बता रहे हैं कि ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना के ट्वीट पे भारत सरकार पे दबाव बन गया। आपकी बुद्धिमत्ता कहाँ है साहब? आप ये बताइए कि आप पूरी हमारी जितने तंत्र हैं, आप उसको पूरी को धराशायी मान के आप सोच रहे हैं रिहाना का दबाव हमारे ऊपर आएगा। और ग्रेटा थनबर्ग जो कि एक खुद अपने देश की, उसको एक चीज पता नहीं है, उसके बावजूद भी वो हमारे यहाँ पे कोई बुद्धिजीवी है ही नहीं। आप बुद्धिजीवी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नीति आयोग में क्या हो रहा है इन लोगों का? आप क्या बात करते हैं साहब? आप विदेशियों से आप अपने प्रभावित हैं, आप विदेशों के साथ में हैं, आप विदेशियों के साथ में हैं। आप रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग की बात करते हैं तो हमारे पे दबाव बना रहे हैं, और आप उसके लिए हामी में बनते। आप कांग्रेस और इस यहाँ पे आके आपने हामी भी बनी हुई है कि यहाँ पे रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, और इसके बाद में हमारे सेलिब्रिटी के ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे हैं। आप ये बात बताइए कि आप कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा नकाबपोश आपने यहाँ पे खोल दिया, आपने अपना नकाब उतार दिया साहब। बोलिए आशीष जी, आखिरी कमेंट चाहूंगी आपका। देखिए, कांग्रेस का चिट्ठा आप खोलने का प्रयास ना कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास हमें मालूम है। आपके विचार जो प्रेरणा स्रोत सावरकर, जो ब्रिटिश से 60 रुपए की पेंशन लेते थे, इतिहास हमें मालूम है आपकी पार्टी का। मुझे आप मजबूर मत कीजिए इतिहास के जाने पर। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, और किस तरीके से आपने देश में मेजोरिटेरियनिज्म, ऑथोरिटेरियनिज्म का जो शासन लागू करने की शुरुआत की है, इसमें आप सफल नहीं होंगे। हमें पता है जर्मनी से किस प्रकार से विचारधारा को आत्मसात करके देश में एक तरीके से डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। इससे कांग्रेस पार्टी डरने वाले नहीं, और ना ही कांग्रेस का कार्यकर्ता डरेगा। और दूसरी बात, देश के किसान आंदोलन को मैं यही कहना चाहता हूं पल्लवी जी, कि जब सरकार एक तरीके से प्रोपोगेंडा चला रही है, मीडिया को पूरी तरीके से खरीद लिया गया है, इसको लेकर भी हमारी पार्टी देश के किसान के साथ खड़ी रहेगी, खड़ी थी, और हमेशा देश के किसान के बारे में ही सोचेगी, क्योंकि ये देश किसान, मजदूर, गरीब और महिला उनके माध्यम से चलता है, ना कि देश के पूंजीपतियों से। और तो मैंने पूर्व के आपकी चर्चा में भी इस बात का जिक्र किया था कि राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस देश को 4 या 5 लोग चला रहे हैं, और यदि ये इसमें सफल हो गए तो भारत के लोकतंत्र के लिए यह अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र खतरे में है। इसको बचाने के लिए इस देश का प्रत्येक कांग्रेसी कार्यकर्ता सशक्त तौर पर मेहनत कर रहा है।
ठीक है सर, आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि इस समय लगातार किसान आंदोलन जारी है, तो वहीं देश की सियासत भी गरमाई हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से देश के जाने माने सेलिब्रिटीज के ट्वीट की जांच के आदेश दिए हैं, उसके बाद से ये सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध कर रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से अपने आंदोलन को खत्म करने की अपील की है। पीएम मोदी के इस बयान पर अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने टिप्पणी की। राकेश टिकैत ने कहा कि भूख पर व्यापार नहीं होना चाहिए, ऐसा करने वालों को बाहर निकाल दिया जाएगा। बातचीत के अवसर पर राकेश टिकैत ने कहा कि अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, लेकिन हमारा पंच भी वही है और मंच भी वही है। राकेश टिकैत ने कहा कि इन बिलों को वापस लेकर एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार संशोधन करना चाहती है, पहले उन्हें निकाल ले और फिर आगे की बात भी कर ली जाएगी। नरेंद्र मोदी ने किसानों से अपने आंदोलन को खत्म करने की अपील की है। पीएम मोदी के इस बयान पर अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने टिप्पणी की। राकेश टिकैत ने कहा कि भूख पर व्यापार नहीं होना चाहिए, ऐसा करने वालों को बाहर निकाल दिया जाएगा। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। आपको बता दें कि आज राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब किसानों को अपना आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी पे कानून बन जाएगा जो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो उसको ये कहा हमने। अब सारे मसले ये हो गए, पहले पंजाब का था, फिर उसका था, फिर इसको जाट का बनाया, फिर इसको सिक्का बनाया, फिर अलग अलग बनाया। किसान में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। अब इसका अगला एजेंडा क्या रहेगा उनका? ये किसान देश का एक है, ना छोटा बड़ा है ना वो है। ये छोटे का ही तो आंदोलन है, ये बड़ों का तो आंदोलन है ही नहीं। ठीक है सर, प्रधानमंत्री जी कहना ये है कि समस्या निपट जाएगा और एमएसपी पे कानून बनेगा। मोदी जी ने ये भी कहा कि ये है पॉलिटिकली मोटिवेटेड। कहाँ है पॉलिटिक्स वाले? तो है ही नहीं यहाँ से। कहाँ है पॉलिटिक्स वाले? वो दिखाओ नहीं का आ रहे हैं, मिल रहे आपसे। अरे मिली तो रहे ना, उनके टेंट लग रहे, अपना प्रदर्शन कर रहे कहीं बाहर, कहीं कुछ नहीं कर रहा। हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एक नई बिरादरी आई है, ये सवाल बेसिकली जो हाँ अब आगे समझ में, या किसान बिरादरी। टिकैत के बयान को आपने सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन हमारा पंच भी वही है और मंच भी वही है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग एक बार फिर से राकेश टिकैत के द्वारा दोहराई गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और इस मसले पर चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप चौधरी जी, राकेश टिकैत का बयान, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कृषि कानून तो रद्द करने ही होंगे। इसके अलावा वो कहते हुए नजर आए हैं कि एमएसपी पर गारंटी कानून बना दो। जी पल्लवी जी, बिल्कुल आपको मालूम है, शुरू से ये चीज चली आ रही है, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है कि ये जो तीनों कानून हैं, किसान चाहते हैं इनको निरस्त कर दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए, इनको वापस ले लिया जाए। और एमएसपी की बात लगातार चल रही है। और एमएसपी एक ऐसा इशू है पल्लवी जी, जो छोटे किसान से लेके बड़े किसान तक, जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे केरला तक, तमिलनाडु तक, नॉर्थ से ईस्ट, साउथ से वेस्ट, सब जगह का जो किसान है उसको फायदा होगा अगर एमएसपी का कानून बन जाता है। और इसी को बेस बनाकर ये आंदोलन चला है, इसी को बेस बनाकर ये आंदोलन इतना मजबूत हुआ है। और मुझे लगता है किसानों को जाति धर्म में हम नहीं बांट सकते, और ना ही इस चाल में कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई दूसरे विपक्षी दल हो, कोई भी इस चीज में सफल नहीं हो सकता। इस बात से मैं राकेश टिकैत की पूरी तरीके से सहमत हूं। जिस तरीके से टिकैत ने कहा है कि भाई मंच भी है और पंच भी है और सब वहीं पे है, हम भी दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं, तो इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। लेकिन जो बातचीत का दौर टूट गया है, जो 11-12 दौर की बातचीत हुई है पल्लवी जी, उस दौर को फिर से कैसे स्टार्ट किया जाए,
कहाँ से वो बातचीत शुरू हो, कौन सी वो जगह हो, वो सब चीजें मैटर करती है। मुझे लगता है सरकार को भी इसमें आगे आना चाहिए और किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, सरकार लगातार कह रही है कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि पहल कौन करेगा, क्योंकि दोनों ही पक्षों में से कोई एक कदम पहले आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल पल्लवी जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं दोनों ने इसको अपनी मूंछ का सवाल बना लिया है, एक ईगो का सवाल बन चुका है। जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कह दिया है कि अक्टूबर तक भी हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, तो आप समझ सकती हैं अक्टूबर बहुत लंबा टाइम होता है, 1 साल का समय लगभग हो जाता है। तो इस तरीके से तो चीजें नहीं चलेंगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार को पहल करनी चाहिए, क्योंकि आप मानती हैं कि हिंदुस्तान के अंदर प्रजातंत्र है, अगर प्रजा परेशान है, वही प्रजा आज अपनी बात अपनी समस्या लेके बैठी है, तो मुझे लगता है कि सरकार को आगे आना चाहिए, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी गई, जनता के लिए बनी हुई ये सरकार है। तो समस्या के समाधान पर हम जोर दे रहे हैं या इसे बढ़ाने पर हम काम कर रहे हैं, ये भी तो बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर दोनों ही पक्ष इसी तरीके से अभी पहल करेंगे ही नहीं, तो ये तो अक्टूबर के अगले साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। संदीप जी। बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, ये अपनी अपनी ईगो को हमें पीछे रखना पड़ेगा, हमें चीजों को समझना पड़ेगा। सरकार भी हमारी है, किसान भी हमारे हैं, ये वाला भाव हमारे अंदर आना चाहिए, सरकार के अंदर भी और किसानों के अंदर भी। तभी एक टेबल पे बात हो सकती है, तभी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल दुश्मनी बना लेंगे एक दूसरे को और आप ये समझेंगे मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा और सरकार समझेगी मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा, तो मुझे नहीं लगता आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं और ये आंदोलन लंबा होता जाएगा। संदीप चौधरी जी, एक बात और है, देखिए इस किसान आंदोलन के बीच में जिस तरीके से अब राजनीति ने पीछे के दरवाजे से एंट्री ले ली है, उसके बाद से तो वाकई में बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि चीजें संभल पाएंगी। और ये बात अब सबको दिखाई दे रही है कि इस मसले पर अब खुलकर जबरदस्त तरीके से राजनीति हो रही है। तो इस समस्या से कैसे निपटेगी सरकार? और राजनीति अगर बीच में आ गई है तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो गया है, ये सरकार के लिए भी बड़ी मुसीबत हो चुकी है अब। देखिए पल्लवी जी, ऐसा कभी भी नहीं था कि कोई भी आंदोलन हो उसके पीछे राजनीति ना हो। आप कभी कभी कोई भी आंदोलन, कोई भी प्रोटेस्ट उठा करके देख लीजिए, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, जब कांग्रेस की सरकारें थी या दूसरे दलों की सरकार थी, उस टाइम में जितने भी प्रोटेस्ट हुए आप देखना पुरानी क्लिप निकाल के, तो विपक्षी दल, चाहे उसमें बीजेपी रही हो, चाहे समाजवादी दल रहा हो, चाहे उसमें बीएसपी रही हो, चाहे अकाली दल रहे हो, कोई भी रहा हो, वो लोगों का उस आंदोलन को समर्थन रहा है। क्योंकि विपक्ष की राजनीति का मतलब आप समझते हैं, विपक्ष का मतलब है कि सरकार को घेरना है। हमारे हिंदुस्तान में तो इस तरीके का है। तो जब भी कोई आंदोलन, जब भी कोई मूवमेंट खड़ी होती है, आपने अन्ना हजारे का भी आंदोलन देखा होगा, जितने भी विपक्षी दल थे सबका उनको सहयोग था, पूरा समर्थन था। इसी तरीके से आपने बाबा रामदेव का भी आंदोलन देखा होगा, उसमें भी सबका सहयोग था, सबका समर्थन था सरकार के खिलाफ। तो ये चीजें कोई नई नहीं है हिंदुस्तान की राजनीति में। जब भी कोई आंदोलन खड़ा होगा उसके साथ सभी विपक्षी दल लग जाते हैं सरकार को घेरने में। लेकिन फैसला सरकार को करना है, बिल वापस लेने हैं या नहीं लेने हैं। क्योंकि बिल लेकर के सरकार आई है, यह तो सरकार किसानों को समझाने में सफल हो जाए और ये आंदोलन अपने आप खत्म हो जाए, किसान कहें कि नहीं ये हमारे फायदे का है और हम इस आंदोलन का समर्थन नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से पल्लवी जी किसानों का समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है, मैं देख रहा हूं शहरों से, गांवों से, घर घर से अनाज किसान भेज रहे हैं, पैसा किसान भेज रहे हैं। तो इससे लगता है कि आंदोलन बहुत मजबूत हो जाएगा। और अभी ये आंदोलन सहयोग के रूप से लोगों से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे अगर ये लंबा चलेगा और किसानों की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी तो भावनात्मक रूप से लोग इस आंदोलन से जुड़ेंगे, जो आने वाले टाइम में मुझे लगता है सरकार के लिए समस्या पैदा कर सकता है। क्योंकि इसी तरीके के 2-3 आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ हुए थे और कांग्रेस को सरकार से जाना पड़ा था। संदीप चौधरी जी, इस मसले पर मेरा आपसे आखिरी ये सवाल है, देखिए ये साफ तौर पर दिख रहा है कि अब कृषि मंत्री पर तो कम से कम किसान संगठनों को बिल्कुल विश्वास नहीं रहा, ना ही वो कॉन्फिडेंस में इन किसान संगठनों को ला पा रहे हैं। तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री राज्यसभा और लोकसभा से बाहर निकलकर खुद इन किसानों से बात करते हैं? इसमें क्या इतना बड़ा हो गया कि प्रधानमंत्री एक बैठक नहीं कर सकते इन किसान संगठनों के साथ? या फिर ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि प्रधानमंत्री के पद पर अगर अब आप आसीन हैं तो किसानों से डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकते? देखिए पल्लवी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका। और मुझे लगता है अगर आपके वाली सोच देश के प्रधानमंत्री की हो जाए तो ये मसला 1 मिनट में हल हो सकता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं पल्लवी जी, जिस तरीके की लैंग्वेज आपने यूज की है प्रधानमंत्री के लिए, जिस तरीके से आपने ये बात कही है, मुझे लगता है अगर प्रधानमंत्री लोगों के बीच में आ जाए
तो आज भी देश का किसान अपने प्रधानमंत्री से इतना प्यार करता है। अगर देश का प्रधानमंत्री आके उनके बीच में ये कह दे भाइयों ये आंदोलन खत्म कर दो, तुम मेरे लिए ये आंदोलन खत्म कर दो, अगर आपको कुछ भी नुकसान होगा तो मैं ये बिल वापस ले लूंगा, तो मुझे लगता है उसी वक्त देश का किसान बॉर्डर छोड़ के वापस अपने घर जा सकता है। इतनी इमेज आज भी देश के प्रधानमंत्री की है, लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या मजबूरियां हैं। और पल्लवी जी ये चीज भी आपको मालूम है कि जो प्रतिनिधि सरकार के आते हैं, चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हो, चाहे दूसरे लोग हों, वो एक तरीके से एक मैसेंजर है, वो मैसेज लेके आते हैं। उनको फुल फ्रीडम, इतनी पावर नहीं है कि वो किसी नतीजे पर पहुंच सके या कोई डिसीजन ले सके। इसलिए उनकी लगातार 12 दौर की बातचीत के बावजूद भी वो किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच सके, कोई निर्णय नहीं ले सके। तो ऐसे में मुझे भी ये लगता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री एक बार केवल एक बार इन किसानों से बात करें, चाहे वो ऑनलाइन बात करें, चाहे कैसे भी इनके साथ कम्युनिकेट करें, चाहे फोन पे बात करें, तो मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री इस मसले को सुलझा सकते हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए संदीप जी हमारे साथ। अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू सोमवार को नई दिल्ली में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। कुछ समय से कयास लगाए जा रहे थे कि सिद्धू को पंजाब सरकार में कोई पद दिया जा सकता है। हाल ही में किसान आंदोलन के दौरान सिद्धू काफी सक्रिय रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी सरकार के बजट पर भी उन्होंने काफी टीका टिप्पणी की है। हाल ही में कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा था कि वह पंजाब दौरा करके इस बात की समीक्षा करेंगे कि नवजोत सिंह को कहां एडजस्ट किया जाए। अपने हाजिर जवाबी और चुटीले वाक्यों के लिए मशहूर सिद्धू कई बार अपनी ही प्रदेश सरकार की आलोचना कर बैठते हैं। कांग्रेस नेता सिद्धू ने कांग्रेस सरकार के फसल खरीद मॉडल की आलोचना की। यह दूसरी बार है जब सिद्धू ने अपनी ही पार्टी पर इस मुद्दे को लेकर हमला किया। इससे पहले अक्टूबर में ही उन्होंने कृषि बिलों के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अमरिंदर सिंह के सामने ही उनकी आलोचना की थी। चलिए संदीप जी का रुख कर लेते हैं इस मसले पर भी तमाम चर्चा के लिए। संदीप जी, सीधा सा सवाल है, नवजोत सिंह सिद्धू का आखिर क्या होगा? कांग्रेस में क्या भविष्य देख रहे हैं आप उनका? देखिए पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके का एक करैक्टर है नवजोत सिंह सिद्धू, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हैं, राजनीति में आके बेबाक टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं, उनके बोलने का अंदाज जबरदस्त है और हिंदुस्तान के अंदर क्या दुनिया में लोग नवजोत सिंह सिद्धू को जानते हैं। और जिस तरीके से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, चाहे अपनी सरकार हो, चाहे मोदी जी पर हमला करना हो, तो उनका जो हाजिर जवाबी है वो बिल्कुल ही अलग एक अंदाज बयां है। तो मुझे लगता है कि उनको आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी, क्योंकि ये ना झुकने वाला सरदार है और ये ऐसा सरदार है जो असरदार भी है, अपना असर भी रखता है। ये चीजें उन्होंने साबित करके दिखाई है। और एक चीज और है पल्लवी जी, कई पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आता है। ये पूरा पंजाब और देश जानता है कि नवजोत सिंह सिद्धू ऑलरेडी इतने बड़ा नाम है, इतनी बड़ी शख्सियत है, वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो हकीकत में देश सेवा करना चाहते हैं और राजनीति उनके लिए सेवा का एक जरिया है। तो संदीप चौधरी जी, क्या पंजाब में ही उनको कोई बड़ा पद दिया जा सकता है या फिर केंद्र की राजनीति में अब उन्हें एडजस्ट करने की कवायद की जा रही है? देखिए पल्लवी जी, ये कांग्रेस संगठन का काम है, वो उनको प्रदेश कांग्रेस में सेट करना चाहते हैं या वो उनको राष्ट्रीय लेवल पे लेके आना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पल्लवी जी कि नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसा स्टार पॉलिटिशियन है जो अच्छा बोलता है, देश की समस्याओं पे भी बोल सकता है, प्रदेश की समस्याओं पर भी बोल सकता है और इंटरनेशनल इश्यूज पर भी बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से नवजोत सिंह सिद्धू को राष्ट्रीय टीम में जगह दी जानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो सोनिया गांधी से मिलने आज नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि उन्हें क्या कुछ बड़ा पद दिया जा सकता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।